राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो कि लॉकडाउन के समय मेरे साथ घटी थी। ये समय वही था जब इंसान कीड़े मकोड़े की भांति कोरोना वायरस की चपेट में आकर मर रहे थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक सरकारी नौकर हूँ। इसी के चलते शमशान घाट में मेरी नौकरी लगी हुई थी। यहाँ पर मुझे मरने वाले के बारे में डिटेल लिखनी पड़ती थी। मुझे शमशान घाट में एक कमरा दिया गया था और मैं वहीं पर पूरी रात ड्यूटी किया करता था। दोस्तों, हर रात की तरह इस रात भी मैं अपने कमरे में बैठा हुआ मोबाइल ही चला रहा था, क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका था। जितने लोग आए थे नज़रों के ठीक सामने था, जहां पर लोगों को जलाया जा रहा था। अभी मैं अपने मोबाइल में यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था कि तभी अचानक से मेरी स्क्रीन के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा मोबाइल ऐसा दिखने लगा जैसे स्विच ऑफ हो गया था। मैंने अपनी गर्दन अभी सामने की तरफ उठाकर देखा, जो कि अभी तक मोबाइल के ऊपर टिकी हुई थी। अब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि सामने सभी लाश जल चुकी हैं, बस वहाँ से धुआं निकल रहा है। अभी मैं कुछ समझ पाता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे देखने को मिला जिस कमरे में मैं बैठा हुआ था, उस कमरे की जो लाइट थी वो अचानक से अपने आप ही जलबुझ होने लगी। और ऐसा होते ही मैंने तुरंत ही अपनी नज़र ऊपर मौजूद लाइट की तरफ डाली और ये सच था कि मैं बुरी तरह से डर भी रहा था। मेरे हाव भाव देखकर ये चीज़ कोई भी समझ सकता था। तभी मैंने देखा कि अचानक से जो बल्ब लगा हुआ था वो बल्ब अब फट गया है और फटकर उसका शीशा वहीं ज़मीन पर नीचे गिर पड़ा। अब ये चीज़ देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था और इसी डर के चलते हुए मैं अपनी जगह से उठा और उठकर इस कमरे से बाहर की तरफ निकल गया। अभी मैंने अपनी गर्दन चारों तरफ घुमाकर ही देखी तो मैंने पाया कि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। जो लोग आए हुए थे लाश जलाने के लिए, अब वो लोग भी अपने घर चले गए थे। सिर्फ मैं अकेला इस शमशान घाट में अब मौजूद था और मैं अपने मोबाइल को स्विच ऑन करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन मेरे फ़ोन की तरफ से कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। और हैरान की बात तो ये थी कि मेरे फ़ोन में 64% बैटरी बची हुई थी। अभी तक कमरे की जो लाइट जल बुझ रही थी अब वो पूरी तरीके से जा चुकी थी। तभी मैंने देखा कि शमशान घाट में धुआं भरना शुरू हो गया था। एक तो शमशान घाट की पूरी लाइट जा चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और ऊपर से अचानक से धुओं का आना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा भी रहा था। अभी तक जहां सन्नाटा पसरा हुआ था तो वहीं अब धीरे धीरे करके आवाज़ भी आने लगी थी। इस आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था धुएं के अंदर कोई छुपा हुआ है और वो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है। जब ये आवाज़ मेरे कानों में पहुंची तो उसके बाद मेरे डर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। अभी मैं अपने उस रूम की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी मैंने देखा कि अभी जो धुआं छा गया है उस धुएं पर मेरा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था। और उसको देखने के बाद तो मेरे हाथ पैर के रोंगटे डर के मारे खड़े हो गए थे और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपने कदम पीछे की तरफ घुमा लिए और उसी रूम की तरफ चल दिया। मुझे साफ साफ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से जितना दिख सकता था उतना दिख रहा था। दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखकर अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और ये डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने वहाँ पर मौजूद कुर्सी को ढूंढा और इस कुर्सी पर बैठ गया। अभी मैं बैठकर अपने आप में सोच ही रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे उस कमरे के अंदर कोई मौजूद है। अंधेरे की वजह से मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तो एहसास हो रहा था जैसे उस कमरे में कोई टहल रहा हो। मैंने अपनी डरी हुई आवाज़ में वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाया, कौन है यहाँ पर? ये आवाज़ खाली कमरे में चारों तरफ गूंज गई थी। मैंने अपने जेब में पड़े उस मोबाइल को निकालकर चालू करने की कोशिश की, लेकिन मेरे लाख कोशिश करने के बाद मेरा मोबाइल खुल ही नहीं रहा था। ना जाने उसको इस समय पर क्या हो गया था। अगर मेरा मोबाइल खुल जाता तो कम से कम मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट तो चालू कर लेता, जिसकी वजह से मेरे डर में थोड़ी कमी भी हो जाती। फिर थोड़ी कोशिश करने के बाद जब मेरा फ़ोन चालू नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने फ़ोन को अपनी जेब में वापस से डाल लिया और तभी अचानक से मुझे एहसास हुआ जैसे उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया है और जैसे उस कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ मेरे कानों में आई
तो उसको सुनकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया, जिसके चलते मैं भागकर उस दरवाजे के पास पहुंचा और उसको खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उस कमरे में पहले से कम रोशनी हो गई थी। एक खिड़की खुली हुई थी, जिसकी वजह से उस कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी और उससे साफ साफ कुछ देखा नहीं जा सकता था। मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी आवाज़ लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मैंने वापस से पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो मैंने पाया कि पीछे एक काले रंग की परछाई ठीक मेरे सामने खड़ी हुई है। उसको देखते मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और डर के मारे मेरे हाथ पैर के रोंगटे भी खड़े हो गए। पर हैरान की बात तो ये थी कि वो परछाई धीरे धीरे करके मेरी तरफ ही आती हुई दिखाई दे रही थी, जिस वजह से डर के मारे मैंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि कुछ ही सेकंड के अंदर वो परछाई ठीक मेरे सामने आकर खड़ी होने वाली थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली है, लेकिन डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट अटैक भी हो सकता है। फिर कुछ मिनट तक मैंने अपनी आंखें बंद ही करके रखी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने पाया कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, तो मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मुझे कहीं भी कोई नज़र नहीं आया। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि जैसे मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सर पर किसी ने कस के एक जोरदार टपली मारी, और जैसे ये टपली मेरे सर पर पड़ी तो मैंने अपना सर ऊपर उठा कर देखा तो मैंने पाया कि वो काली परछाई अब दीवार के ऊपर उल्टी चिपकी हुई है। जैसे कि एक छिपकली दीवार पर चिपक कर रहती है, ठीक वैसे ही वो परछाई दीवार पर चिपकी हुई थी और वो लगातार मेरे सर पर टपली मार रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया था और डर के मारे दरवाजे को फिर से खोलने की मैं कोशिश करने लगा, लेकिन उस कमरे का जो दरवाज़ा था वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और उस परछाई से बचने के लिए मैं अब उस खुली हुई खिड़की के पास चला गया था। अब मैं खिड़की के पास खड़ा होकर खिड़की की तरफ मुंह करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि बाहर कोई मौजूद होगा तो वो बचाने के लिए मुझे आ जाएगा। लेकिन मेरा ये करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घना पसरा अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। मैं अभी यही सब कर रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने अपने हाथ को रखा है। इसी के चलते मैंने डरते डरते अपनी गर्दन धीरे से पीछे की तरफ घुमाई तो मैंने पाया कि दो लाल लाल आंखें मुझे घूर कर देख रही थी। कुछ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय इन दो लाल आंखों के अलावा। इसी के चलते इसे देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया था और एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकल गई। दोस्तों, इस भयानक दो लाल आंखों को देखकर मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मैं डर के मारे वहीं पर खड़ा होकर बुरी तरह से कपकपा रहा था। अब मेरे पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी कि मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा रह सकूं। फिर इसी के चलते मैं उसी जगह पर गिर गया और वो दो भयानक लाल लाल आंखें मुझे ही अभी तक घूर रही थी। उनको देखकर मेरी हालत और भी ज़्यादा पतली हो गई थी। तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे पैर को किसी ने अपने हाथ से पकड़ लिया है, और अभी मैं इससे ज़्यादा कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही किसी ने मुझे मेरे पैरों से पकड़कर खींचकर दूसरी दिशा में फेंक दिया, जिसके चलते हुए मेरा सर जाकर एक दीवार से टकरा गया और मुझे सर पर चोट आ गई। दोस्तों, उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि वो दो लाल लाल आंखें मुझे ही अभी भी घूर रही हैं। उन दोनों आंखों को देखकर अब मुझे पहले से भी ज़्यादा डर लग रहा था। मैं अभी इससे ज़्यादा कुछ समझ पाता कि उससे पहले मुझे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने फिर से मेरे पैर को पकड़ लिया है। अभी मैं अपने पैर को छुड़ाने के लिए चल ही रहा था कि तभी किसी ने फिर से मेरे पैर को पकड़कर मुझे फिर से दूसरी दिशा में फेंक दिया। मैं फिर जाकर एक दीवार से टकरा गया, पर अच्छी बात तो ये थी कि मेरा सर दीवार से नहीं टकराया। मैंने अब की बार अपने सर पर अपना हाथ लगा लिया था और जाकर मेरा हाथ एक दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से मुझे चोट कम आई। पर अब इन सब चीज़ों को अपने साथ होता हुआ देखकर अब तो मैं बुरी तरह से डर गया था। मैं समझ गया था कि शायद आज बचकर मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन इससे पहले कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसी के चलते मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं इन सब चीज़ों को सोच ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे मेरे कॉलर को पकड़कर कोई मुझे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो मुझे पकड़ के मेरे पैरों पर खड़ा करना चाहता था, लेकिन मैं हो ही नहीं पा रहा था
और मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी अचानक से एक ज़ोरदार रोशनी चमकी और इस रोशनी के साथ साथ मेरी उम्मीद भी जाग गई। तभी मैंने पाया कि उस कमरे के अंदर लाइट आ चुकी है और इस लाइट को देखकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो। जैसे उस कमरे में लाइट आई तो वहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और अब तक जो लाल लाल आंखें थीं वो आंखें भी अब गायब हो चुकी थी और अब वो कमरा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब मेरी नज़र मेरे हाथों पर गई तो उसके बाद मैं तो बुरी तरह से ही घबरा गया, क्योंकि मैंने पाया कि मेरे दोनों हाथ खून से सने हुए हैं। मेरे दोनों हाथ की कलाई तक पूरा खून ही खून भरा हुआ है, जिसको देखकर मैं पूरी तरह से घबरा गया कि मेरे हाथ खून से कैसे अपने आप सन गए। मैंने अपने बैग से अभी पानी की बोतल को निकाला और निकालकर अपने हाथ को धोने की कोशिश करने लगा, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मेरे पानी डालने के बावजूद मेरे हाथ से खून धुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने हाथों में पानी लगातार डाल रहा था, लेकिन मेरे हाथ से खून साफ नहीं हो रहा था, जिसको देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने बैग में पड़े रुमाल को निकाला और उससे खून को साफ करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे हाथ से खून नहीं निकल रहा था, जिसको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। मैं चुपचाप अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी वो दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद करके रखा है। अभी मैं उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे पीछे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने डरते हुए अपनी गर्दन पीछे घुमा कर देखा तो मैंने पाया कि पीछे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी मेरी नज़र वहाँ पर मौजूद उस खिड़की की तरफ गई, जिसके बाद मुझे इसका पता चल गया कि खिड़की के पास कोई रो रहा है। उस आवाज़ को सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और इसी के चलते हुए मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं जाकर उस खिड़की के पास देखूं कि आखिर रो कौन रहा है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। मैंने अपने कदम को धीरे धीरे उस खिड़की की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही कदम बढ़ाने के बाद अब मैं उस खिड़की के पास पहुंच गया तो मैंने पाया कि उस खिड़की के पास एक बिल्ली मौजूद है। वो बिल्ली पूरी तरह से काले रंग की थी। वो बिल्ली मेरी खिड़की की तरफ अपना मुंह करके रो रही थी। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगी थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस शमशान घाट में मैंने बिल्ली नहीं देखी और अब अचानक से मुझे बिल्ली नज़र आ गई, वो भी रोते हुए। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी कि मेरे साथ काफ़ी बड़ा बुरा होने वाला है। मैंने उस बिल्ली को अपनी आवाज़ से भगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिल्ली वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी और बिल्ली का रोना मनुष्यत होता है। इसी के चलते हुए मैंने कैसे भी करके इस रोती हुई काली बिल्ली को अपनी खिड़की के पास से भगाना चाहा। इसी के चलते मैंने उस कमरे में मौजूद एक डंडे को उठाया और उठाकर उस डंडे को खिड़की से बाहर करके उस बिल्ली के ऊपर हमला करने लगा, ताकि वो बिल्ली डर के भाग जाए। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो वो बिल्ली नहीं बल्कि एक शैतान का रूप था। जैसे ही मैंने अपने डंडे से उस बिल्ली के ऊपर हमला किया तो वो बिल्ली का हाथ किसी इंसान के हाथ में बदल गया और उसने मेरे डंडे को अपने हाथ से पकड़ लिया और वो बाहर की तरफ खींचने लगी। उसको ऐसा करता हुआ देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और डर के मारे मेरे हाथ से डंडा छूट गया। अब वो बिल्ली, जो कि अभी तक उस कमरे से बाहर खिड़की के पास रो रही थी, अब वो कूदकर अचानक से कमरे के भीतर आ गई। उसको कमरे के अंदर आता हुआ देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं था। मैं उसको अपने कमरे से आने से रोक रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसको रोक नहीं पाया और वो खिड़की से कूदकर सीधे कमरे के भीतर आ गई। उसके एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे और उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर मैं तो बुरी तरह से डर रहा था। डर के मारे मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए थे और मैं इधर उधर ऐसी चीज़ ढूंढ रहा था जिससे कि मैं बिल्ली को मारकर भाग सकूं। लेकिन तभी मेरी नज़र वहाँ पर मौजूद एक कुर्सी पर पड़ी, तो मैंने फैसला कर लिया था कि एक कुर्सी उठाकर मैं बिल्ली के ऊपर सीधे फेंक कर मारूंगा। अब मैं पीछे सरकते सरकते उस कुर्सी के पास पहुंच गया था और मैंने उस कुर्सी को अचानक से उठाया और उठाकर उस बिल्ली के ऊपर दे मारा। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो बिल्ली अचानक से कहीं गायब हो गई। अब उस कमरे में बिल्कुल शांति छा गई थी।
तभी मैंने अपनी गर्दन कमरे के कोने कोने पर घुमाकर देखी, लेकिन कहीं भी वो बिल्ली मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने सोचा कि अब बला टल गई है, लेकिन हकीकत में असल परेशानी तो यहीं से शुरू होने वाली थी। अब मैं धीरे धीरे करके वापस से उस खिड़की की तरफ जाने लगा जहां पर वो बिल्ली मुझे दिखाई दी थी। मैं जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा और बाहर की तरफ देखने की पूरी कोशिश की तो मुझे वहां पर कोई भी बिल्ली नजर ही नहीं आ रही थी। अब इस चीज को देखकर मेरी जान में जान वापस आई। अभी मैंने सुकून की सांस भी नहीं ली थी कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे जो दरवाजा था वो अब खुल चुका है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और जैसे ही मैंने गर्दन पीछे की तरफ उस दरवाजे की तरफ करी तो मैंने पाया कि दरवाजा अब खुल चुका था और उसे खुला हुआ देखकर मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन जब मेरी नज़र दरवाजे के कोने पर गई तो मैंने पाया कि वो काले रंग की बिल्ली अब उस दरवाजे के पास बैठी हुई मुझे ही घूर रही है। उस बिल्ली को मुझे घूरता हुआ देखकर मैं तो बुरी तरह से फिर से डर गया। अभी मैं कुछ समझ पाता, लेकिन उससे पहले ही वो बिल्ली अपने कदम मेरे कमरे के अंदर ले आई और जैसे ही वो बिल्ली मेरे कमरे के अंदर आई तो वैसे ही फिर से वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। वो बिल्ली अब मेरी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी और उसको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही गुस्से में है। जिस तरीके से मैंने कुर्सी उठाकर उस पर हमला किया तो वो चीज़ उसे पसंद नहीं आई। अब वो बिल्ली मेरी तरफ घूरती हुई लगातार बढ़ती चली आ रही थी और मैं एक एक कदम पीछे हो रहा था। तभी मैंने देखा कि वो बिल्ली वहां पर मौजूद एक टेबल के ऊपर चढ़ गई है और जिस टेबल के ऊपर वो बिल्ली चढ़ी हुई थी तो वो टेबल मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा दूर था। लेकिन तभी उस बिल्ली ने सीधे मेरे ऊपर हमला बोल दिया। मैंने बिल्ली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने से दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। लेकिन एक हैरानी वाली बात मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब तक जो खून मेरे हाथों में लगा हुआ था, जिसको मैं पानी से धोकर भी नहीं छुड़ा पा रहा था, वो खून मेरा उस बिल्ली के शरीर पर लगना शुरू हो गया था और मेरा हाथ धीरे धीरे करके साफ हो रहा था। वो बिल्ली अपने पंजों से मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने उसको अपने आप से काफ़ी ज़्यादा दूर रखा हुआ था। जब कुछ देर कोशिश करने के बाद भी बिल्ली मुझ पर हमला नहीं कर पाई तो वो बिल्ली ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी आवाज़ से मुझे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो कैसे भी करके बस मुझ पर हमला करना चाहती है। तभी मैंने अपने दोनों हाथों से उस बिल्ली को पकड़कर एक कोने की तरफ फेंक दिया, जिसके चलते हुए वो बिल्ली जाकर एक दीवार से टकरा गई और वहीं पर नीचे गिर गई। इसके बाद मैंने देखा कि वो बिल्ली अपना रूप बदल रही है। वो बिल्ली किसी इंसान के शरीर के रूप में बदल रही थी। इसका शरीर बिल्कुल काला था। उसको रूप बदलते हुए देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा डर कई गुना बढ़ गया। वो मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतना साफ समझ में आ रहा था कि वो मुझ पर हमला करने के लिए मेरी तरफ आ रहा था। तभी मैंने देखा कि उसके पीछे उसके जैसे दिखने वाले कई लोग और भी आकर खड़े हो गए हैं, यानी कि काली काली परछाई उसके पीछे लगातार बढ़ती हुई चली जा रही थी। तभी मैंने देखा कि उसने आसमान की तरफ देखकर अपने हाथ से इशारा किया, जिसके बाद उसके पीछे लगातार कई आत्माएं खड़ी हो गईं। दोस्तों, इस दृश्य को देखकर मेरी आंखें अब फटी की फटी जा रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। वो आत्माएं लगातार मेरी ओर बढ़ती हुई आ रही थी। तभी मैंने देखा कि जैसे किसी ने मेरे दोनों हाथों को पकड़ लिया है। मैं अपने हाथ को उस काली परछाई से छुटाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरी ताकत लगाने के बावजूद मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा था। तभी मैंने देखा कि किसी ने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि मैं ये होने देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ पल के अंदर ही मेरे कपड़े उतर गए और फिर कुछ ही देर के बाद मैं पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गया। मैं अपने पैर से उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पर अब मेरे साथ क्या होने वाला था ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तभी मेरे सर पर किसी ने एक चीज़ मारी, जिसके बाद मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। फिर कुछ समय के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया और मैंने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे बगल में वही आदमी बैठा था जिसकी शमशान घाट में सुबह की नौकरी थी। फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि जब वो सुबह काम करने के लिए आया तो उसने मुझे पूरा नंगा पाया। मैं वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ था और उसने मुझे चादर में लपेटा और वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से मदद मांगी और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गया। तभी उसने बताया कि मैं वहाँ पर बेहोश पड़ा था। मेरे शरीर में एक कपड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया।
नहीं तो वो शैतान मुझे मार डालते। मैं जब होश में आया तो मैंने अपने साथ बीती उस सारी घटना की जानकारी वहाँ पर काम करने वाले उस वर्कर को बताई, जिसकी सुबह में ड्यूटी लगी हुई थी। और मेरी बात सुनकर उस वर्कर ने भी उस शमशान घाट में काम पर आना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, उस रात मैं और मेरा दोस्त हम दोनों एक ढाबे पर रुके हुए थे कि अचानक ही आधी रात को मेरी नींद खुल गई। तो मैंने देखा कि मेरे बगल में मेरा दोस्त मौजूद नहीं है। अपने दोस्त को अपने पास में ना पाकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त आकाश हल्का होने यहीं कहीं गया होगा। यही सोचकर मैं कुछ देर आकाश का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कुछ देर तक इंतज़ार करने के बाद आकाश नहीं लौटा तो मुझे चिंता होने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से आकाश का नाम लेकर उसे पुकारने लगा, लेकिन सामने से मुझे कोई जवाब ही नहीं आया। मैं सड़क की ओर आकाश को ढूंढने निकला ही था कि तभी मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े अजीब तरह से चांद की हल्की रोशनी में मुझे दिखाई दे रहे थे। उन लोगों को देखकर मैंने एक बार फिर आकाश का नाम लेकर पुकारने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर वो लोग मेरी ओर एकदम से पलटे और जैसे मेरी नज़र सामने उन लोगों पर पड़ी तो मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। तो चलिए जानते इस दिल दहला देने वाली घटना को। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं उत्तर प्रदेश के एक पिछड़े हुए एक छोटे से गांव पिपरिया में रहता हूँ। मेरा अपने गांव में एक छोटा सा घर है जिसमें मैं अपने मम्मी पापा और अपनी एक छोटी बहन के साथ रहता हूं। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक ऐसी घटना को बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मैं अपने एक दोस्त आकाश के साथ बैठा था। उस वक्त मैंने और आकाश ने 10वीं की पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, पर उसके आगे पढ़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे घर में पैसे कमाने वाले बस मेरे पापा ही थे, जो सब्जी बेचकर बड़े ही मुश्किल से हमारा घर चलाते थे। मेरी मम्मी कपड़े सिल कर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, पर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। और मेरा दोस्त आकाश बचपन से ही पैसों के पीछे पागल था। उसके घर में भी पैसों की तंगी थी। फिर बातों ही बातों में आकाश ने मुझसे अपने रिश्तेदार के एक भैया के बारे में मुझे बताया, जो हरियाणा में एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। उन्होंने आकाश को एक बार काम करने का ऑफर दिया था, पर उस वक्त आकाश की 10वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही थी। इसी वजह से वो वहां जा न सका। पर अभी हम दोनों को काम की बहुत ज़रूरत थी, तो आकाश ने उनसे काम के बारे में पूछा, लेकिन इस वक्त किसी आदमी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आकाश के काफ़ी विनती करने के बाद उसके भैया मान गए। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी और आकाश की उम्र सिर्फ 18 साल। हम दोनों 2 दिन बाद ही हरियाणा निकलने की तैयारी करने लगे और हमें घर से 5,000 रुपये वहाँ जाकर रहने और खाने के लिए बड़े ही मुश्किल से कर्ज लेकर मिले थे। मैं और आकाश हम दोनों ने दिन भर सामान पैक किया और अगली सुबह ही हम दोनों अपने जीवन के पहले सफ़र पर निकल पड़े। एक दिन का सफ़र तय करने के बाद हम हरियाणा पहुँचे। उस वक्त हमें ट्रेन से सफ़र करने के कारण काफ़ी थकान हो गई थी, लेकिन उसी थकान में हम आकाश के भैया से मिलने जा पहुँचे, जिनका नाम अभय था और उनकी उम्र तकरीबन हमसे 10 साल ज़्यादा थी। उन्होंने हमें एक कमरा किराए पर दिलाया और उन्होंने हमसे पूछा, तुम दोनों काम पर कब से आ रहे हो? हमने उनसे अगली सुबह से ही जाने को कहा। थकान के कारण हमें एक दिन आराम करने की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उस दिन हम दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। आकाश के भैया वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद हम दोनों बिना कुछ खाए पिए सो गए और फिर अगले दिन सुबह फ्रेश होकर नाश्ता करके हम दोनों काम पर चले आए। वो फैक्ट्री लगभग हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी, तो हम दोनों वहाँ पैदल ही आपस में बातें करते हुए काम पर चले जाया करते। उस फैक्ट्री की मशीनें हम दोनों को समझ में नहीं आ रही थी और वहाँ काम सीखने में ही हमें तकरीबन 1 महीना लग गया। पर जब हमने काम सीख लिया तो अब धीरे धीरे हमें वहाँ काम करने में मज़ा आने लगा। हरियाणा में काम करने के बाद हमारे देश में कोरोना नाम की महामारी ने अब अपना कहर ढाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण हमारे देश में बहुत ही कोहराम मच गया। उस समय हमारे देश में हर रोज़ हज़ारों लोगों की मृत्यु होने लगी और इस महामारी को देखते हुए हमारी सरकार ने लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया।
लॉकडाउन की वजह से हम दोनों ने 1 महीने का राशन खरीद कर रख लिया, जो कि अब लॉकडाउन की वजह से सारा काम ठप पड़ गया था, जिसकी वजह से हम दिन भर अपने कमरे में रहने लगे। और कब देखते देखते 1 महीना बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। लॉकडाउन हटने का दूर दूर तक का कोई चांस ही नहीं दिख रहा था। हमने कुछ पैसे अपने पास इमरजेंसी के लिए बचा के रखे हुए थे, तो उन पैसों से हम चोरी छुपे राशन खरीद कर कैसे भी काम चला लेते थे। पर धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ता गया और तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए थे। हमारे पास अब ज़्यादा पैसे भी नहीं बचे हुए थे जिससे कि हम राशन खरीद सके और रूम का किराया दे सके। हमारे पास अब थोड़े ही पैसे बचे थे जिससे शायद अब 1 हफ्ता भी गुजारना मुश्किल था। और इसी बीच हमें पता चला कि हमारे फैक्ट्री का मालिक, जो मेरे दोस्त का रिश्तेदार था, वो लॉकडाउन लगने के कारण काम न चलने की वजह से बिना किसी से बताए घर चले गए थे और अब वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। पैसा ख़त्म होने की वजह से हमने फैसला किया कि हम ट्रक की सहायता से रात में घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रात के मुकाबले पुलिस दिन में ज़्यादा चेकिंग करती है। और 2 दिन के बाद ही रात के वक्त मैं और आकाश कोई गाड़ी मिलने की आस लगाए रूम से निकल गए। दोस्तों, उस समय रात के तकरीबन 8 बज रहे थे और उसी वक्त हम दोनों रोड के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। और फिर लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमें एक ट्रक वाला दूर से आता हुआ दिखा, जिसे हमने हाथ से रुकने का इशारा किया। उस ट्रक वाले को इशारा करते ही वो कुछ दूर आगे जाकर रुका। हम उस ट्रक वाले के पास दौड़ कर गए और हमने उस ट्रक वाले से पूछा, भैया हमें थोड़ा आगे छोड़ दोगे? तभी ट्रक वाले ने हमसे पूछा, कहाँ जाना है तुम दोनों को? मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हमें उत्तर प्रदेश जाना है। ट्रक वाले ने हमें जवाब देते हुए कहा कि मैं उतना दूर तो नहीं जा रहा, पर मैं तुम दोनों को 100 किलोमीटर आगे तक छोड़ दूंगा और वहाँ से तुम लोग कोई और सवारी देख लेना। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, तो हमने ठीक है का इशारा करते हुए उस ट्रक में बैठ गए। और हमारे ट्रक में बैठते उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट की और उस सुनसान हाईवे पर तेजी से ट्रक भगाने लगा। अभी हमें ट्रक में बैठे कुछ ही देरी हुई थी कि मेरे दिमाग में एक सवाल चलने लगा। मैंने उस ट्रक ड्राइवर से पूछा, आप लॉकडाउन में ट्रक लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या आपको डर नहीं लगता? मेरे मुंह से इतना सुनते उस ट्रक ड्राइवर ने थोड़ी गंभीरता से मुस्कुराते हुए मुझे जवाब देते हुए कहने लगा, मुझे किस बात का डर? उस ट्रक ड्राइवर के मुंह से इतना सुनते ही मैं सोच में पड़ गया कि आखिर वो ट्रक ड्राइवर हमसे कहना क्या चाहता है। और इस प्रकार हमारे बीच बातें होनी शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में उस ट्रक ड्राइवर ने अपने साथ घटी हुई एक प्रेत बाधित किसी बैठी हुई थी। मैं ट्रक रोककर अपने ट्रक से उतरने वाला था कि मैं टॉर्च लेने के लिए सीट के नीचे झुका और जैसे सामने की ओर मेरी नज़र पड़ी तो सामने कोई नहीं था। वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा पूरा शरीर डर से सहम गया और मैंने मौके पर ही ट्रक स्टार्ट की और पूरे रफ्तार से वहाँ से निकल गया। शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस बला से सही सलामत बच गया। और ऐसे ही बातों बातों में उस ट्रक वाले ने हमें बताया कि मुझे अब आगे से बाएं की ओर जाना है। तभी उस ट्रक वाले ने सामने की ओर इशारा करते हुए हमसे कहा कि वहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं, आज की रात आप वहाँ गुजार सकते हो। और उसने हमें उस ढाबे पर उतार कर अपनी मंजिल की ओर चला गया। हम उस ढाबे की ओर आगे बढ़े और हम उस ढाबे पर जा पहुँचे तो हम उस ढाबे का दृश्य देखकर, वो ढाबा देखने में राजा महाराजाओं के समय का लग रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ढाबा कभी खुलता ही ना हो। पर हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं था और इसी वजह से हमें उस ढाबे में जाना पड़ा। ढाबे में जाते हमें वहाँ 4 लोग दिखे। हमारे पास कुछ पैसे भी बचे हुए थे तो हमने उस ढाबे पर खाना खाया। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि उस पुराने से ढाबे पर तरह तरह के पकवान बने थे। खाना खाने के बाद उस ढाबे के पास लगी खाट पर हम सो गए और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर एकदम से आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त आकाश मेरे पास ही नहीं था। मुझे लगा वो बाहर टॉयलेट करने गया होगा। यही सोचकर मैं वहीं पर कुछ देर तक उसका इंतज़ार करने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं लौटा तो मैंने ढाबे के बाहर जाकर उसका नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, पर सामने से मुझे उसकी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पर जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर मुझे किसी के होने का महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। मैं दौड़कर उस आवाज़ की ओर भागा तो मैंने देखा कि
वही 4 लोग जो ढाबे में थे वो मेरे दोस्त को अपने कंधे पर टांगकर जंगल की ओर लेकर जा रहे थे। तो मैंने जोर जोर से अपने दोस्त आकाश का नाम लेकर चिल्लाते हुए उनकी तरफ भागा और उन चारों लोगों के शरीर के कुछ हिस्सों में बड़े बड़े सुराख हैं और उनके उन्हीं घाव में से खून बह रहा था। ऐसा भयानक दृश्य देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और डर के मारे मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बार फिर उसी जंगल की ओर भागा। उस जंगल के थोड़ा करीब पहुंचने पर मुझे उस जंगल के किनारे कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। जब मैंने उस भीड़ को हटाकर देखा तो मेरे दोस्त की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी हो। मैं अपने दोस्त की लाश देखकर वहीं पर बैठकर रोने लगा और कुछ देर के बाद जब मैंने देखा तो पुलिस मेरे दोस्त की बॉडी को लेकर मेरे सामने से जा रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं आकाश के माता पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। कि तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आई। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तभी मैंने उनको अपने साथ घटित हुई उन घटनाओं के बारे में बताया। तो उसे सुनकर उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझसे कहने लगे कि आज तुम हमारे घर पर रुक जाओ आराम करके और कुछ खा पी कर कल अपने घर के लिए निकल जाना। अब मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही अब रहने की जगह। मैं इसी दुविधा में था कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा। यही सोचकर मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। फिर कुछ दूर जंगल में जाने के बाद मुझे उनका घर दिखा जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई 100 साल पुराना है और उस घर के बगल में दूर दूर तक कोई दूसरा घर ही नहीं था। मैं उनके साथ उनके घर में गया तो उन्होंने मुझे अच्छे से खाना खिलाया और अच्छे से बात भी की। और ऐसे ही बात करते करते कब रात हो गई मुझे तो पता भी नहीं चला। फिर रात में उन्होंने मुझे खाना खिलाकर एक कमरा सोने के लिए दिया। मैं खाना खा के सोने चला गया और मैं उस कमरे में लेटा ही था कि तभी मुझे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन मैंने उस आवाज़ को काफ़ी देर तक अनसुना किया पर वो आवाज़ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जैसे मैंने उन्हें बाहर जाकर देखा तो वो वही लोग थे जिन्होंने मेरे दोस्त को पिछली रात में मारा था, क्योंकि उनके शरीर में वैसे ही घाव थे जैसे कि उन लोगों के शरीर पर थे। कि तभी उनमें से एक की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। उसके देखते मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगा और उस सुनसान जंगल से कैसे भी गिरते पड़ते मैं बाहर निकला। वो सभी भूत थे या कोई शैतान। मेरे सामने कभी अचानक से कोई सांप आ जाता तो कभी जंगल में ही रोड दिखने लगता और जब मैं वहाँ दौड़ कर जाता तब वहाँ से वो रोड गायब हो जाता। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं छलावे के चंगुल में फंस गया हूँ। और ऐसे मेरे साथ कई घंटों तक चलता रहा और कैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं उस जंगल से बाहर निकला और रोड के रास्ते भागने लगा। दोस्तों अब मुझे किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा था और मेरे सामने अचानक से कभी भी वो प्रेत आ सकते थे। मैं कैसे भी उनसे बच के ऐसे भागते भागते मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था और पसीने से मेरा शरीर तरबदर हो गया था। उसी थकान के चलते मैं गिर के बेहोश हो गया और सुबह जब मेरी फिर से आँख खुली तो मेरे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा चोटें लगी हुई थी। मेरे हाथ और पैर से जगह जगह से खून निकल रहा था। उसी दर्द में मैंने रोड के किनारे किसी गाड़ी के जाने का इंतज़ार करने लगा। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे एक आदमी गाड़ी से आते हुए दिखा और उस गाड़ी की ओर मैंने हाथ से रुकने का इशारा किया और शायद मेरी हालत देखकर उस गाड़ी वाले ने साइड में रोका और पूछने लगा कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी। फिर मैं उसे अपनी साथ घटी घटनाओं के बारे में बताने लगा तो वो मुझे अपने एक जान पहचान के वैद्य के पास ले गया। उस वैद्य ने मेरा उपचार किया और मुझसे बोलने लगा कि तुम किस्मत वाले थे जो जिंदा बच गए। फिर उस गाड़ी वाले ने मुझे कुछ दूर तक छोड़ा और एक ट्रक में बिठा दिया जो उत्तर प्रदेश जा रहा था। मैंने उस आदमी का धन्यवाद किया और ट्रक के सहारे में अपने घर पहुंचा। और जब मैं अपने घर आया तो मेरे मम्मी पापा मेरे शरीर पर लगे उन घाव को देखकर चिंतित हो गए और मेरे शरीर पर लगे उन घाव के बारे में मुझसे पूछने लगे। तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में बताया। पर मेरी माँ मेरे मुंह से इन घटनाओं के बारे में सुनकर बुरी तरह से रोने लगी। और अगली सुबह मेरे मम्मी पापा मुझे एक नज़दीकी हनुमान जी के मंदिर में ले गए और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए उनका धन्यवाद करने लगे। और उन्होंने बताया कि मैंने ये जो हनुमान जी का लॉकेट अपने गले में पहन रखा था उसी की बदौलत मैं आज जिंदा बच गया हूँ और उसी लॉकेट की बदौलत वो आत्माएं मुझे छू नहीं पाई। इसे सुनकर मेरा विश्वास भगवान पर अब और भी ज़्यादा बढ़ गया।
लेकिन इस दौरान मैंने अपने बहुत ही करीबी मित्र को खो दिया, जिसका अफसोस मुझे आज भी होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming.